Good evening, students. Today we discuss about maximum power transfer theorem, its statement, related proofs, and one problem for better understanding. So first, let's start with maximum power transfer theorem statement. Maximum power transfer theorem states that if a network having a linear and bilateral element, then maximum power is delivered to the load when load impedance is equal to the complex conjugate of the internal impedance of the circuit. That means the value of load impedance is if equal to the complex conjugate of the internal impedance of the circuit, then at that moment maximum power delivered to the load is maximum. Let's discuss some points related to this theorem. First one is, this theorem is useful for analyzing communication circuit where the goal is to transfer of maximum power from the source to the load. That means the maximum power transfer theorem is useful in electronic circuit, especially in communication engineering. So for this we consider a simple network consists of a voltage source E having an internal impedance Z and a variable load impedance ZL. When E energizes, a current I is circulated across the given network. Any network can be converted into a single voltage source with a series impedance, that is called Thevenin's equivalent circuit, as shown in the above figure. Maximum power transfer theorem aims at finding ZL such that power dissipated maximum. That means in maximum power transfer theorem we find the load impedance in which maximum power dissipated or the value of dissipated power is maximum. So in समराइज फॉर्म या फिर हम इसे जनरलाइज फॉर्म में बोलें या समराइज फॉर्म में बोलें तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमें ये बताती है कि हम कैसे मैक्सिमम पावर को सोर्स से लोड की तरफ मूव करा सकते हैं। और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये तभी पॉसिबल है कि जब जो हमारा लोड का इम्पीडेंस है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो हमारे इम्पीडेंस के। अब इसके लिए हमने एक सर्किट को कंसीडर किया हुआ है। इस सर्किट में एक इम्पीडेंस जेड लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स ई लगा हुआ है, एक लोड इम्पीडेंस जेड लगा हुआ है। अब ये जो हमारा सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट हमारा काफ़ी हद तक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जैसा ही है। अगर हम इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से कंपेयर करें तो एक VTH होता था, एक ZTH होता था और उसके क्रॉस में एक लोड इम्पीडेंस लगा होता था। तो ये सर्किट लगभग सिमिलर है हमारे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। और यहाँ पे हम देखें कि जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो थेवेनिन इम्पीडेंस है, तो जो लोड इम्पीडेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए थेवेनिन इम्पीडेंस का। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब अगर हम अपने सर्किट को कंसीडर करें और यहाँ पे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें
तो हमारी जो करंट की वैल्यू आ जाती है, सिंपल सा है, अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो माइनस अप्लाई केवीएल इन गिवन सर्किट। अगर हम इस सर्किट में जो हमें गिवन है यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दें तो माइनस का ई प्लस जेड आई प्लस जेड एल आई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस का ई प्लस आई कॉमन लें तो जेड प्लस जेड एल इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आई इक्वल्स टू आ गया ई अपॉन जेड प्लस जेड एल। ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे अगर हम जो हमें सर्किट दिया है उसको हम कंसीडर करें तो जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू ई अपॉन जेड प्लस जेड एल है। अब जो पावर हमारी लोड की तरफ डिसिपेट होगी वो क्या होगी, P इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर एल, जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है आर प्लस जे एक्स और जेड एल की वैल्यू क्या है आर एल प्लस जे एक्स एल। तो अब जो हमारे इम्पीडेंस है उसको हम रजिस्टर और रिएक्टेंस में कन्वर्ट करें तो P इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर दी है तो आपका हो गया P इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। मतलब क्या किया कि यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये है आई का मैग्नीट्यूड, यानी ये बन जाएगा ई स्क्वायर और ये बनेगा आपका अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा तो आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, रियल पार्ट एक तरफ कर दिया, प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर दिया, इनटू आर एल। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी क्वेश्चन 1 है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम करेंगे डिफरेंशिएट एक्सेल की फॉर्म में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब इसके बाद में डेल पी अपॉन डेल एक्सएल इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें तो जैसे ही पुट करते हैं ज़ीरो तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बचेगा क्या ई स्क्वायर आर एल इंटू टू एक्स प्लस एक्स एल। तो यहाँ से ये वैल्यू ज़ीरो हो गई तो x प्लस एक्स एल इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स एल इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इस एक्स एल इक्वल्स टू माइनस एक्स को हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें, ये जो हमारी ये इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू माइनस एल यानी ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा p इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है आर एल के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड फिर होगा। अब जैसे ही हम करते हैं तो क्या आएगा, आर एल इक्वल्स टू आर। फ्रॉम above डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड। किस कंडीशन में, जब आर एल क्या आया, आर आया और एक्सएल क्या आया, एक्सएल आया आपका माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जेड एल क्या है, आर एल प्लस जे एक्स एल और जेड क्या है, आर प्लस जे एक्स। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो तो ये क्या आ गया, आर एल माइनस जे एक्सएल, यानी ये क्या हो गया, जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब बनेगा तब ये वैल्यू आ जाएगी आर एल प्लस जे एक्सएल विच इज इक्वल्स टू जेड एल। तो यही चीज़ है, जेड एल इक्वल्स टू जे का कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका थेवेनिन इम्पीडेंस है या जो आपका इंटरनल इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस का क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, चूँकि जो हमारा आर एल इक्वल्स टू आर आया था तो यहाँ पे हमारे पास में एक्सप्रेशन जो आई थी वो थी P इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। यहाँ आर रिप्लेस हो जाएगा आर एल से, तो ये 2 आर एल का होल स्क्वायर यानी 4 आर एल स्क्वायर। तो आर एल से एक आर एल खत्म हो गया, तो क्या आया, मैक्सिमम पावर जो डिलीवर्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। Maximum power output is obtained from an AC circuit when the value of load resistance is equals to the magnitude of the internal impedance of the circuit। अब एक हमने और कंसीडर किया है, यहाँ पे वहाँ पे इम्पीडेंस लगाता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर प्लस जे ई एक्स। करेंट कैलकुलेट की तो करेंट सिंपली ई आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस जे एक्स
प्लस आर एल, तो रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर दिया। पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कर दी, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ई स्क्वायर अपन आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर एल। अब यहाँ पे हमें अगर निकालना है तो हमें लोड की तरफ आर एल लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, डी पी अपॉन डी आर एल ये वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2RL, आर प्लस आर एल, 2RL से 2RL कैंसिल, और स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर एल इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर रेजिस्टेंस लगा है तो जो लोड रेजिस्टेंस होगा आपका वो हमेशा इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस के। तो दो कंडीशन है कि जिस समय आपके पास में लोड इम्पीडेंस अगर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए, और अगर आपके पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल इम्पीडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपका आया वो क्या क्या है। सबसे पहला जो मेन पॉइंट था आपका कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो लीनियर और बाईलेटरल दोनों एलिमेंट के लिए वैलिड है, एसी और डीसी दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पे बस हमें देखना ये होता है कि किसी भी सर्किट में अगर लोड इम्पीडेंस लगा हुआ है तो उसका मैक्सिमम पावर तभी पॉसिबल होगी जब आपका लोड इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। दूसरी चीज़ क्या, अगर लोड रेजिस्टेंस लगा है तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब उसका इंटरनल इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में पावर जो है आपकी वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी सोर्स टू लोड। क्लियर। अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ZL टू बी कनेक्टेड अक्रॉस AB इन फिगर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र गिवन VS इक्वल्स टू 25 वोल्ट, ऑब्टेन द पावर एब्जॉर्ब बाय ZL। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि चूँकि हमें ZL की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम इस पूरे जो हमारे पास में सर्किट गिवन है इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम कन्वर्ट कर दें। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास में लोड इम्पीडेंस होता है, जो लोड इम्पीडेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव लोड इम्पीडेंस एंड कैलकुलेट VTH। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लोड इम्पीडेंस होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह VTH अप्लाई करके हम VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, A B और इसके क्रॉस क्या लग गया आपका, VTH लग गया। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। अब ये VTH क्या होगा, VTH आपका होगा इसके क्रॉस, तो यानी VTH इज इक्वल्स टू 5 + J10 इंटू करेंट I। अब ये करंट I क्या होगी, तो करंट I होगी आपकी 5 + J10 इंटू 25 एंगल 0 अपॉन 10 + J10, क्योंकि सीरीज़ है यहाँ, चूँकि ओपन है तो क्या होगा, रिमूव है तो I2 0 होगा। तो ये 5 5 10 सीरीज़ में 5 5 10 + J10। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो VTH इज इक्वल्स टू 25 × 5 125 + J250 अपॉन 10 + J10। क्लियर। अब इसको अगर हम, ये आपका किस में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दोनों वैल्यूज इनको कन्वर्ट कर दें हम पोलर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 279.5 एंगल 63.43 अपॉन 14.14 एंगल 45 डिग्री,
और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आएगी 19.77 एंगल 18.43 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास में VTH हमने कैलकुलेट कर लिया। अब VTH के बाद में हमें कैलकुलेट करना है ZTH। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, जहाँ पे हमने VTH को कैलकुलेट किया और ये VTH आपका निकला 19.77 एंगल 18.43 डिग्री। अब स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ ZTH फॉर दिस वोल्टेज सोर्स शॉर्टेड। अगर करंट सोर्स होता तो ओपन हो जाता, चूँकि वोल्टेज सोर्स है तो क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। तो अब जो हमारा नेटवर्क हुआ वो आपका A B 5 ओम Z 10 ओम, ये शॉर्ट हो गया। और इसके अक्रॉस हम देखेंगे ZTH। तो ZTH क्या हुआ, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट को सर्कुलेट करें तो वो दो हिस्सों में बट रही, यानी 5 पैरेलल 5 + J10। तो ये ZTH हो गया आपका 5 + Z10 अपॉन 10 + J10। तो ZTH हो गया 25 + J50 अपॉन 10 + J10। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, ZTH इक्वल्स टू इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, 5 + J50 अपॉन 10 + J10 इंटू 10 - J10 अपॉन 10 - J10। तो ये हो गया आपका ZTH इक्वल्स टू 25 + J50 10 - J10 अपॉन ये बन गया A + B A - B तो A + B A स्क्वायर - B स्क्वायर, यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये बैठा आपका ZTH इक्वल्स टू, अगर 10 को हम कॉमन ले लें, ये चलो 25 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 250 माइनस J250 प्लस J500 माइनस प्लस माइनस और J स्क्वायर फिर हो जाएगा ये प्लस 500 अपॉन ये हो गया 100 + 100। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका 5 और ये 750 और यहाँ हो गया आपका माइनस प्लस J250 अपॉन 200। तो इसको और सॉल्व करें अगर हम, तो अलग अलग करके, तो ये आपका वैल्यू जो आएगी, इसको हम थोड़ा सा ये बना आपका ZTH इक्वल्स टू 750 बाई 200 प्लस J250 बाई 200, 0 कट गया। तो ZTH इक्वल्स टू 75/20 प्लस J25/20। और ये वैल्यू सॉल्व होने पर आपकी लगभग आएगी 3.75 प्लस J 1.25 ओम। ये निकल गया आपका ZTH। अब ZTH क्या होता था, Z होता था इंटरनल इम्पीडेंस, और लोड इम्पीडेंस क्या होता था, Z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इसका हो गया 3.75 माइनस J 1.25, ये निकल गया आपका लोड इम्पीडेंस। ठीक है। अब मैक्सिमम पावर अगर हमें डिलीवर करनी है तो मैक्सिमम पावर क्या होती थी, E स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ E क्या होगा, VTH होगा, E स्क्वायर। और वहाँ ETH हम क्या लेते थे, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL। तो P मैक्स
इक्वल्स टू VTH। VTH आपका कितना निकला? VTH निकला था 19.77 एंगल 18.43 अपॉन 4 इंटू RL। RL कितना निकला है? 3.75। तो P मैक्स हो गया आपका 26.06 वाट। इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।